बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ने जा रहे हैं। ये 31st लेसन है। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेसन नंबर 31। और आपने क्या करना है कि सब हेडिंग लिखनी है पैसिव स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि इधर मैं उर्दू में पहचान नहीं लिखवाता, क्योंकि इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं के पैसिव करवाता हूं, यानी इंग्लिश में ही उनको पैसिव वॉइस में तब्दील करवा देता हूं। तो आपने अब स्ट्रेट अवे स्ट्रक्चर्स लिखना शुरू करने हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? लिखिए व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। और फिफ्थ स्ट्रक्चर लिखिए हु प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि फोर्थ स्ट्रक्चर में जो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ हैं ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि सेंटेंस में आकर क्वेश्चन राइज करते हैं और फिर इनका काम ख़त्म हो जाता है। ये एक्टिव पैसिव जुमलों में बिल्कुल शुरू में रहते हैं। कोई ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है या नाउन या प्रोनाउन। होम इधर प्रोनाउन होता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा जुमलों के अंदर। और एक्टिव अगर जुमला बनाना हो तो फिर इसे सब्जेक्ट में बदल देते हैं, यानी हु में तब्दील कर देते हैं। और ये जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो हु है ये प्रोनाउन होता है, हमेशा सब्जेक्ट बनता है। पैसिव जुमलों में इसे हुम में बदल देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है? स्ट्रक्चर्स के बाद अपने रजिस्टर की 10 लाइनों के ऊपर बीच में लाइन खींच के 2 कॉलम बना लेने हैं। लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है उधर लिखिए एक्टिव वॉइस और जो राइट साइड पे कॉलम है उधर लिखिए पैसिव वॉइस। अब आपने फर्स्ट सेंटेंस लिखना है आई शैल फुलफिल माई प्रॉमिस, और इसका पैसिव लिखिए माई प्रॉमिस विल बी फुलफिल्ड बाय मी। भाई ये था कि माई प्रॉमिस जो है एक्टिव जुमलों में ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब इसे मैंने पैसिव जुमले में सब्जेक्ट बनाया तो ये शुरू में आ गया और इसके साथ विल भी लगा। उसकी वजह क्या है? आई और वी के साथ सिर्फ फ्यूचर के जुमलों में शैल आता है, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है। तो इधर माई प्रॉमिस के साथ विल भी लगा। फिर थर्ड फॉर्म फुलफिल्ड, इसका एल जो होता है ईडी या आईएनजी लगाते हुए डबल हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उधर आप देख लीजिएगा। और फिर जो सब्जेक्ट था आई उसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बनाया मी के तौर पर। सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं वी विल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। इसका पैसिव लिखिए ही शैल बी कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस बाय अस। स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि कॉन्ग्रेचुलेट जो वर्ब है उसके बाद हिम जो है वो ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो ही हो गया। और ही के साथ वैसे विल भी आता है, लेकिन मैंने शैल भी बोला। इसकी वजह यह है कि एक्टिव जुमले में वी के साथ वैसे नॉर्मली तो शैल आता है, जब बात पर जोर देना हो तो विल लगाते हैं। इसी तरह पैसिव में भी बात पर जोर देना है, नॉर्मली ही के साथ हम विल लगाते हैं, लेकिन जब बात पर जोर देना हो तो शैल लगाते हैं। तो इसलिए मैंने इधर क्या किया, जो हिम है उसके बाद हमने उसको जब ही बनाया तो शैल भी लगाया। और फिर थर्ड फॉर्म कॉन्ग्रेचुलेटेड और फिर ऑन हिज सक्सेस उसी तरह रहा। और जो शुरू में सब्जेक्ट था वी उसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा अस। तो क्या मैंने सेंटेंस लिखवाया ही शैल बी कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस बाय अस। स्टूडेंट, ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए शी विल नॉट कैरी माई लगेज LUGGAGE, वो मेरा सामान नहीं उठाएगी। इसका पैसिव क्या है? माई लगेज विल नॉट बी कैरिड बाय हर। देखिए स्टूडेंट्स, ये माई लगेज ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, विल भी लगा, कैरी के थर्ड फॉर्म कैरिड CARRIED, बाय लगा के शी को हर में तब्दील किया, ऑब्जेक्ट बनाया। आपने फोर्थ सेंटेंस लिखना है विल यू कास्ट योर वोट। इसका पैसिव क्या है?
विल योर वोट बी कास्ट बाय यू। स्टूडेंट्स, ये विल यू कास्ट योर वोट का मतलब है क्या तुम अपना वोट डालोगे, CAST कास्ट। तो स्टूडेंट इसमें योर वोट ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया और सवालिया जुमला था, इससे पहले विल आया और योर वोट के बाद बी लगाया हमने और कास्ट 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 तीनों फॉर्म्स एक ही हैं। फिर बाय लगाकर हमने जो सब्जेक्ट यू था उसे यू के तौर पर ही लिखा। नेक्स्ट आप सेंटेंस पे आ जाएं, विल दे नॉट डील इन शुगर। अच्छा, क्या वो चीनी का कारोबार नहीं करेंगे? इसका पैसिव लिखें, विल शुगर नॉट बी डेल्ट इन बाय देम। स्टूडेंट्स, ये शुगर जो था ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, सवालिया जुमला था, इससे पहले विल आया और क्योंकि ये नेगेटिव जुमला भी है तो शुगर के बाद नॉट भी लगाया, यानी विल शुगर नॉट बी डेल्ट इन बाय देम। तो क्या किया, शुगर को जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बनाया, सवालिया फिक्र तो विल शुरू में लगाया, नॉट इसके बाद लगाया, फिर बी और डील की थर्ड फॉर्म DEALT डेल्ट, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म डेल्ट होती है, इन लगाया और बाय देम वो जो दे था उसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर एक बात का जिक्र ज़रूरी है कि मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट नहीं बनाते, लेकिन इधर शुगर जो है वो इन के बाद आया और इन प्रपोजिशन है तो हमने सब्जेक्ट क्यों बना लिया? स्टूडेंट, एक होते हैं सिंपल वर्ब्स और एक होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो होता ही वर्ब और प्रपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब का कम्बिनेशन है। तो जब वर्ब और प्रपोजिशन का जो कम्बिनेशन होता है फ्रेजल वर्ब, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो उसे पैसिव जुमले में सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब मैं आपको पहचान करवाता हूँ कि कैसे पता चले ये सिंपल वर्ब है या फ्रेजल वर्ब वाली प्रपोजिशन है, यानी फ्रेजल वर्ब है। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर किसी वर्ब के बाद प्रपोजिशन लगाएं जुमले में और उसका मीनिंग चेंज हो जाए वर्ब का, तो फिर हम उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर वर्ब के बाद प्रपोजिशन लगाएं और मीनिंग चेंज ना हो तो वो फिर सिंपल वर्ब होता है। एग्जाम्पल किस तरह है, आई गो टू कॉलेज डेली, मैं रोज़ाना कॉलेज जाता हूँ। गो का मतलब जाना, टू लगाया तो जाना ही रहा, तो ये सिंपल वर्ब है। आई गो थ्रू दिस बुक डेली, मैं रोज़ाना इस किताब को पढ़ता हूँ। गो के बाद जब थ्रू लगाया तो गो का मतलब अब जाना नहीं पढ़ना हो गया, तब्दील हो गया, तो ये फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह डील का मतलब कारोबार करना नहीं होता। डील के मुख्तलिफ मीनिंग हैं, उनमें आप कह लें कि एक मतलब लेन देन भी होता है जो कारोबार से मुशाबहत रखता है, लेकिन असल में डील के बाद जब इन लगाएं तो इसका मतलब कारोबार करना होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, तो ये फ्रेजल वर्ब है। अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आना है, वाई विल द टीचर फाइन यू। आपको उस्ताद साहब क्यों जुर्माना करेंगे? फाइन FINE, ये जुर्माना करना मतलब है। अब आप इसका पैसिव ले लें, वाई विल यू बी फाइंड बाय द टीचर, FINED फाइंड। देखिए जी, वाई उधर ही रहा, विल इसलिए आया कि सवालिया एक्टिव जुमला था और अभी पैसिव को भी सवालिया बनाना है। यू ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया और बी लगा के फाइंड थर्ड फॉर्म FINED और बाय द टीचर। तो स्टूडेंट्स, ये आपने सेंटेंस देखा। अब आपने इससे अगले सेंटेंस पे आ जाना है, हु विल लुक आफ्टर दिस चाइल्ड। देखे भाई, इधर हु सब्जेक्ट है, इसे शुरू में ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बाय हुम, और दिस चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना लें, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाय हुम विल दिस चाइल्ड बी लुक्ड आफ्टर। तो स्टूडेंट क्या सेंटेंस है, बाय हुम विल दिस चाइल्ड बी लुक्ड आफ्टर। आप जरा गौर कीजिए, हु सब्जेक्ट था, इसे बाय हुम बनाकर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर दिस चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया तो उससे पहले विल लगाया, और दिस चाइल्ड के बाद हमने बी लगाया और लुक्ड आफ्टर थर्ड फॉर्म लुक आफ्टर की। ये लुक का मतलब दिखाई देना या देखना होता है, लेकिन जब आफ्टर साथ लगाएं तो इसका मतलब देखभाल करना होता है, तो ये भी फ्रेजल वर्ब है। स्टूडेंट, आपने अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाना है, whom will she slap, वो किसको थप्पड़ मारेगी? SLAP स्लैप। इसका पैसिव लिखिए, who will be slapped by her। आप स्टूडेंट देखिए, ज़रा गौर कीजिए कि इधर सब्जेक्ट था she और ऑब्जेक्ट था whom, तो उसको सब्जेक्ट बनाया who और फिर आगे will be slapped इकट्ठा आ जाता है। सवालिया जुमला होता है
हु वाला, लेकिन हु जब सब्जेक्ट बने शुरू में आए फिक्रे के तो सवालिया तर्ज का नहीं लिखा जाता, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हु से पहले नहीं लेके जा सकते। जुमला ऐसे लिखते हैं जैसे अफर्मेटिव हो लेकिन होता सवालिया ही है। तो देखें हु को हमने सब्जेक्ट बनाया, विल बी स्लैप्ड, ये SLA डबल PED, ये P डबल क्यों होता है मैंने पहले भी बताया कि एक वीडियो इस पर मैं अलग से बनाऊंगा, आप वो देखिएगा आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, बाय के बाद शी को हमने हर के तौर पे यूज़ किया। तो स्टूडेंट ये देखिए इस सेंटेंस का पैसिव, यानी इसमें हुम को हु, स्लैप को स्लैप्ड लेकिन P डबल और बाय हर। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपने लिखना है द कॉबलर विल मेंड माई शूज़, पैसिव लिखे माई शूज़ विल बी मेंडेड बाय द कॉबलर। माई शूज़ ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया मिल बी और मेंड के बाद हमने ईडी लगाया यानी मेंडेड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और बाय द कॉबलर। स्टूडेंट याद रखिए जो कपड़ों और जूतों की मरम्मत होती है वो मेंड होता है और बाकी तमाम चीज़ों की मरम्मत के लिए रिपेयर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट है, इसे आइए हम बोलते हैं आई शैल गिव यू मनी। अब इसका पैसिव क्या है, दो पैसिव बनेंगे, एक यू ऑब्जेक्ट के साथ, एक मनी जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ, यानी दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। पहले हम यू के साथ बनाते हैं, यू विल बी गिवन मनी बाय मी। तो देखें यू सब्जेक्ट, विल बी गिवन, मनी उधर ही रहा और बाय आई को मी में तब्दील करके ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन अगर मनी को सब्जेक्ट बनाए क्या होगा, मनी विल बी गिवन टू यू बाय मी। स्टूडेंट देखिए मनी सब्जेक्ट बना, बेजान ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाए तो विल बी गिवन के बाद क्या होगा, टू यू। अगर जानदार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना बनाए तो उससे पहले टू या फार लगता है। अगर उर्दू को हो तो टू, के लिए हो तो फार। जैसे आई शैल गिव यू मनी, मैं तुमको पैसे दूंगा, तो को की इंग्लिश हमने इधर टू की, अगर के लिए होता तो फार लगाते, और फिर टू यू के बाद बाय मी, आई को मी में तब्दील किया। स्टूडेंट ये सब कुछ था इस वीडियो के अंदर, ये मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वाइज आपको पढ़ाए हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।